ठीक है ना। अब देखें मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्रोनिक लोअर लिम्ब इस्कीमिया यानी कि CLLI देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, इसका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस का स्पेक्ट्रम होता है ना क्रोनिक लोअर लिम्ब इस्कीमिया का, ये ब्रॉड होता है और इसको फिर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एसिम्टोमेटिक, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आती है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और उसके बाद हमारे पास आती है CLI क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, ठीक है ना। ये CLI नहीं है, CLLI क्रोनिक लोअर लिम्ब इस्कीमिया है, जिसका हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का स्पेक्ट्रम कहते हैं कि ये बहुत ब्रॉड होता है। एसिम्टोमेटिक से लेके क्रोनिक क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया तक इसका रेंज करता है, ठीक है। ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक तो फिर एसिम्टोमेटिक हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या चीज़ है, फिर हम पढ़ेंगे क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहले इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन IC, ठीक है ना। ठीक है ना। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन उस कंडीशन को कहते हैं, देखो पेन होता है उसमें और फिटीक होता है, कहाँ होता है? इन द लोअर लिम्स, ठीक है ना। और ये पेन जो होता है दैट इज caused by walking और relieved by rest, और इसका जो पॉइंट होता है मेन वो ये है कि एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट वाइल टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है ना। पेन एंड fatigue in the lower limb muscles caused by walking, relieved by rest and is not present while taking the first step, ठीक है ना। distance between the first step and the onset of pain is known as claudication distance, यानी कि पेशेंट एक स्टेप लेता है, ठीक है, उससे लेके उस स्टेप तक जिस स्टेप पे पेन हुआ है उस तक हम उसको क्या कहते हैं? क्लॉडिकेशन डिस्टेंस। डेफिनेटली हमने इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन का कहा है ना कि फर्स्ट स्टेप में उसको पेन नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, और ये जो क्लॉडिकेशन डिस्टेंस होता है ना फर्स्ट स्टेप से लेके पेन तक, पेन वाले स्टेप तक, ये जो होता है ये एक पैरामीटर होता है टू डायग्नोज द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो जो क्लॉडिकेशन जो है इट शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम स्पाइनल स्टीनोसिस और वेनस क्लॉडिकेशन, ठीक है ना। हम तो यहाँ पे क्लॉडिकेशन की बात कर रहे हैं जिससे हम मतलब लेते हैं आर्टीरियल क्लॉडिकेशन, ठीक है। तो इसमें इसकी डायग्नोसिस में 2 चीज़ें और होती हैं, देखो डिफरेंशियल में स्पाइनल स्टीनोसिस, वेनस क्लॉडिकेशन, लेकिन इनमें और इसमें फ़र्क होता है। अब फ़र्क क्या होता है? देखो स्पाइनल स्टीनोसिस में इट में प्रेजेंट इन सिमिलर फैशन, बट याद रखें कि पेन वर्सन्स विथ वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंशन एंड इट रिलीव्स ऑन स्ट्रेटनिंग यानी कि फ्लेक्सिंग ऑफ द स्पाइन, ठीक है ना। फ्लेक्सिंग ऑफ द स्पाइन में ये पेन रिलीफ होता है, फ्लेक्सिंग ऑफ द स्पाइन में पेन रिलीफ होता है। पेन एक्सटेंशन में फिर क्या होता है? वर्स कर जाता है, ठीक है ना। एक्सटेंशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में पेन वर्स कर जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये एक्सटेंशन में वर्स होना और फ्लेक्शन में रिलीफ होना, ये क्लॉडिकेशन में नहीं होती, ठीक है ना। और फिर वेनस क्लॉडिकेशन में क्या होता है? वेनस क्लॉडिकेशन है कि इसमें क्या होता है? इट इसमें वेरिकोज वेंस भी आपको नज़र आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वेरिकोज वेंस नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना, IC में इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में, ठीक है। या फिर अगर वेरिकोज वेंस ना भी हुई तो वेनस स्किन चेंजेस ज़रूर होंगी, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर याद रखो कि क्लॉडिकेशन जो है इज़ ऑफन अ मार्कर ऑफ क्या है? साइलेंट कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज़ और सेरेब्रल आर्टेरियल डिजीज़। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लॉडिकेशन है पेशेंट को, अगर एक पेशेंट है उसको क्लॉडिकेशन हो रही है, ठीक है ना, तो ये क्लॉडिकेशन एक मार्कर हो सकता है। जिस तरह ट्यूमर मार्कर नहीं होते इसी तरह ये मार्कर हो सकता है कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज़ और सेरेब्रल आर्टेरियल डिजीज़ का, ठीक है ना। देखो जिन पेशेंट्स को क्लॉडिकेशन होता है ना 50% ऑफ द क्लॉडिकेंट्स जो होते हैं
they die within 10 years of cardiovascular accidents, ठीक है ना, या फिर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स बोल दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें कि मतलब 100 क्लाउडिकेंट्स में से 50 मर जाते हैं अगले 10 साल में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर पाद हो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, तो हम कार्ड का भी शक कर सकते हैं उस पर, ठीक है ना। कार्ड मतलब कार्ड सीवीडी वगैरह के लिए, ठीक है ना, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट के लिए, ठीक है ना, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट के लिए भी शक कर सकते हैं उस पेशेंट पे, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम उस पेशेंट को मेडिकेशन पे डाल सकते हैं और उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम एडवाइस कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो जो क्रिटिकल लिम इस्कीमिया है, क्रिटिकल जो लिम इस्कीमिया है, ये देखो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन तो वो सिंगल लेवल डिजीज़ की वजह से था ना, हमने देखा था इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन सिंगल लेवल डिजीज़ की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन बट जो क्रिटिकल लिम इस्कीमिया इट इज़ कॉज्ड बाय मल्टीपल लेयंस डाउन द आर्टरी, ठीक है, जो कि डिफरेंट आर्टीरियल सेगमेंट्स ऑफ द डाउन द लेग ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें, यानी कि जो क्रिटिकल लिम इस्कीमिया इज कॉज बाय मल्टीपल लेयंस अफेक्टिंग डिफरेंट आर्टीरियल सेगमेंट्स डाउन द लेग, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसमें कि रेस्ट पेन होता है, ठीक है, रेस्ट पेन जिसको हम इस्कीमिक रेस्ट पेन बोलते हैं, ठीक है ना, इस्कीमिक रेस्ट पेन बोलते हैं IRP। और उसके बाद लो एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स हम ये से सीख लेंगे ZS से, लो एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, और फिर टिश्यू लॉस इन द फॉर्म ऑफ अल्सर्स और गैंग्रीन भी इसमें होता है क्रिटिकल लिम इस्कीमिया में, ठीक है। ठीक है। अब IRP इस्कीमिक रेस्ट पेन होता क्या है, देखो ये कहाँ होता है, सबसे पहले ये होता है 4 फुट में, और ये क्या होता है, इट इज़ वर्स एट नाइट, ये आपने याद रखना है। और होता क्यों है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में जब डिक्रीज परफ्यूजन होती है ना, तो आपको 4 फुट में पेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस्कीमिक रेस्ट पेन। और ये पेन वर्स होता है एट नाइट, याद रखें। इसको क्या कहते हैं, क्राई ऑफ द डाइंग नर्व्स, क्राई ऑफ द डाइंग नर्व्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये होता कैसे है, देखो रेस्ट या स्लीप के दौरान, ठीक है, रेस्ट या स्लीप के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पेशेंट्स ऐसे इस तरह की कंडीशंस के साथ आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को समझ नहीं आती कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो रात में तकलीफ होती है, इट इज़ वर्स्ट एट नाइट, द 4 फुट पेन दैट इज़ वर्स एट नाइट, ठीक है। देखो अब ये होता कैसे है, ठीक है, होता कैसे है IRP इस्कीमिक रेस्ट पेन, इसमें देखो जो ग्रेविटी का जो क्या कह सकते हैं इसको, बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी जो हैं वो इसमें लॉस होते हैं, ठीक है, रेस्ट के दौरान, ठीक है। BP कम हो जाता है रेस्ट के दौरान, और कार्डियक आउटपुट जब कम हो जाता है रेस्ट के दौरान, तो ये आपको कंडीशन मिल सकती है, ठीक है, IRP की, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है कि क्राई ऑफ द डाइंग नर्व्स, ये सारा लिख के क्राई ऑफ द डाइंग नर्व्स कह के फिर लिखा है कि इट इज़ कंसिक्वेंट अपॉन लॉस ऑफ द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग स्लीप, लो ब्लड प्रेशर, रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे पेशेंट ऐसे होता है ना, ऐसे पेशेंट, तो बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी की वजह इसलिए कि जब हम खड़े होते हैं तो ऊपर से नीचे ब्लड फ्लो कर जाता है, लेकिन जब हम लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं, ये पाँव है, तो ग्रेविटी के बेनिफिशियल इफेक्ट्स तो कम होते हैं ना, तो पाँव में इस तरह की ब्लड एक्टिव ब्लड सप्लाई नहीं रहती, और साथ साथ फिर लेटे वक्त BP भी लो होता है, कार्डियक आउटपुट भी लो होता है। तो ये 3 चीज़ें कंस्टिट्यूट करती हैं किसके लिए, डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसकी वजह से 4 फुट में पेन होती है, जिसे वर्स एट नाइट, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, क्राई ऑफ द
डाइंग नर्व्स कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ट्रायंगल, रिमेंबर, ठीक है। ये हो गया, सही है। आईआरपी जो होती है जो है अगर ज़्यादा सीवियर हो तो इट इवन अवेक्स पेशेंट फ्रॉम स्लीप ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है ना। ठीक है ना। ये इतना सीवियर पेन होता है कि फिर क्या करता है पेशेंट, उठता है रात को नींद से, उठ के फिर क्या करता है, लिम्ब को नीचे हैंगिंग पोजीशन पे रखता है ताकि उसको ग्रेविटी इफेक्ट मिल सके, और जिसकी वजह से उसका पेन रिलीफ हो जाता है, ठीक है ना। पेशेंट्स क्या करने की कोशिश करते हैं, वो सोने की कोशिश करते हैं, चेयर्स पे सोने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या होता है उनको फिर उसको फिर डिपेंड से जो चेयर पे सोने की वजह से उनको डिपेंडेंट एडिमा हो जाता है, ठीक है ना। डिपेंडेंट एडिमा हो जाता है। दिस इंक्रीजेस इंटरस्टिशियल टिश्यू प्रेशर सो फर्दर रिड्यूसेस आर्टीरियल परफ्यूजन। जब डिपेंडेंट जो एडिमा हो जाता है ना, तो इससे फिर क्या करता है, क्या होता है, डेफिनेटली एडिमा किसको कहते हैं, अंदर ब्लड वेसल से फ्लूइड रेस के बाहर सबक्यूटेनियस टिश्यू में आता है। तो जब यहाँ पे जब टिश्यू में पानी आ जाता है तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो ये प्रेशर फिर इफेक्ट करता है आर्टरीज को, ठीक है। आर्टरीज को जब इफेक्ट करता है तो ऊपर से आर्टेरियल फ्लो और कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि raised in interstitial tissue pressure, जिसकी वजह से फर्दर देयर इज डिक्रीज इन आर्टीरियल परफ्यूजन, और एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन फिर पेशेंट रात को सो नहीं सकता, फिर चेयर पे सोता है, नीचे डिपेंडेंट एडिमा इंक्रीज कर जाता है, और फिर दोबारा भी जो प्रेशर इंटरस्टिशियल प्रेशर बढ़ने की वजह से दोबारा आर्टीरियल फ्लो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन एक पूरे का पूरा धन चक्कर घूम रहा होता है, ठीक है, विशियस सर्कल, ठीक है। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब पेशेंट को छोटी सी भी कट इंजरी लग जाए लेग पे, तो वो फिर इट फेल्स टू हील नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्सर बन सकता है और गैंग्रीन बन जाता है, और क्या हो सकता है, और अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से फिर लिम्ब लॉस हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। लिम्ब लॉस हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। देखो, जो नॉन हीलिंग अल्सर्स इन द आर्टीरियल डिजीज़ बनते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे पेशेंट्स जिसमें आर्टीरियल इंसफिशेंसी होती है, ऐसे पेशेंट्स पेनफुल और नॉन हीलिंग अल्सर्स के साथ आपके पास आते हैं। और ये अल्सर्स कहाँ होते हैं, टोज में होते हैं। याद रखो, दिस इज़ पेनफुल का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटिक्स में ये पेनलेस हो जाते हैं, ठीक है ना। नॉन हीलिंग अल्सर्स के साथ आते हैं, और ये टोस में होते हैं, और कहाँ होते हैं, डिस्टल फुट में, ठीक है ना। डेफिनेटली टोस और डिस्टल फुट एक ही बात है, ऊपर की बात करो या फिर नीचे टोस की नीचे वाली साइड की बात करो, ठीक है ना। और फिर ये क्या होता है, इनमें गैंग्रीन भी हो सकता है अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो, ठीक है। ठीक है ना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखो हो सकता है, इम्पोर्टेंस हो सकती है अलोंग विद बटक पेन, ठीक है ना। इम्पोर्टेंस अलोंग विद बटक पेन हो सकती है। ये किसकी वजह से हो सकती है, एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। एओर्टो इलियक, ठीक है, आपको पता है L4 के लेवल पे एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड होता है कॉमन इलियक्स में, ठीक है ना। तो ये अगर एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन हो तो क्या हो सकती है, इम्पोर्टेंस अलॉन्ग विद बटक पेन आपको मिल सकता है, ठीक है ना। यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ पेशेंट आ सकता है। इसको लेरिचे सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना। लेरिचे 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 सिंड्रोम बोलते हैं। इम्पोर्टेंस कैन आल्सो अकर बिकॉज ऑफ बोथ, अगर बोथ हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरीज जो हैं वो उनमें जो है इस्कीमिया यानी ये लेयन हो, ठीक है, इंसफिशेंसी हो तो भी इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो, सेंसेशंस की अगर हम बात करें ना, सेंसेशंस की अगर हम बात करें तो जो सेंसरी जो
एबनॉर्मेलिटीज़ है ना, इनको मैं एबनॉर्मेलिटीज़, देखो एबनॉर्मेलिटीज़ को मैं ऐसे भी लिखता हूँ और डिफरेंस को भी मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो जो सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं आर यूजुअली एब्सेंट इन आर्टीरियल स्टेनोसिस, ठीक है। आर्टीरियल स्टेनोसिस में सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को, ठीक है ना, और वहाँ देर आर डिक्रीज्ड सेंसेशंस, तो आपको आर्टीरियल इंसफिशिएंसी या आर्टीरियल स्टेनोसिस सस्पेक्ट करने के बजाय आप सस्पेक्ट करें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। क्यों? अगेन क्योंकि आर्टीरियल स्टेनोसिस में नहीं होती सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। ठीक है ना। अब जो साइंस हैं, साइंस ऑफ क्रोनिक लोअर लिम्ब इस्कीमिया, ये क्या हो सकती हैं, ठीक है। देखो एक पेशेंट है आपके पास, वो आपके पास आया है, ठीक है ना, लेग पेन लेके, ठीक है। तो आपने उसमें देखना क्या क्या है, ठीक है। देखें उसमें आप उसको, उस पेशेंट पे आप तरस खाओगे, ठीक है ना, उस पेशेंट पे आप तरस खाओगे। टी से टेम्परेचर उसका देखोगे, ए से आप एट्रोफी है कि नहीं ये देखोगे, आर से आपके रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज देखोगे, अगेन ए से आर्टीरियल पैल्पेशन करोगे, फिर एस से आप क्या करोगे, इंटीग्यूमेंट्री चेंजेस आप देखोगे, यानी कि स्किन, ठीक है ना, इंटीग्यूमेंट्री चेंजेस आप देखोगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टीरियल पल्पेशन देखते हैं। आर्टीरियल पल्पेशन की अगर हम बात करें, तो आर्टीरियल पल्पेशन आपने करनी है, देखो कि अगर स्टीनोसिस से डिस्टल आप जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टीनोसिस है ऐसे, और नीचे डिस्टल आप जाएं, तो पल्स का जो एम्पलीट्यूड होगा ना, वो या तो डिक्रीज्ड होगा, ठीक है, या तो एब्सेंट होगा। कॉमन सेंस है, पल्स का एम्पलीट्यूड या तो डिक्रीज होगा, स्टीनोसिस है ना ये, इससे इस तरफ पल्स का एम्पलीट्यूड के दो ऑप्शंस हैं, या तो डिक्रीज होगा या फिर एब्सेंट होगा कहता है, ठीक है ना। और ठीक है, जहाँ तक ABPI की बात करें, ABPI जो है एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, ठीक है, ये एक रेशो होता है सिस्टोलिक प्रेशर एट द एंकल का, सिस्टोलिक प्रेशर एट आर्म, यानी कि ब्रेकियल, ठीक है ना, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स है, ठीक है ना। तो सही है, ठीक है ना। एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स के बारे में एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेटमेंट अजीब सा स्टेटमेंट है, लेकिन देखो जनरली कहता है कि हायर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रेशर इन द डोर्सलिस पेडिस आर्टरी DPA और पोस्टीरियर tibial artery acts as a numerator, and the higher systolic pressure between brachialis serves as a denominator, ठीक है ना। तो हायर प्रेशर इन बिटवीन ब्रेकियलिस, ठीक है ना, सर्व्स एज डिनोमिनेटर, जबकि हायर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रेशर इन डोर्सस पेडिस आर्टरी एंड पोस्टीरियर tibial आर्टरी कहता है कि ये सर्व्स एज न्यूमरेटर कहता है, ठीक है। ठीक है ना, जब इंसान हेल्दी होता है, हेल्दी HEALTH हेल्दी, तो ABPI जो होता है ये 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो एंकल में जो प्रेशर है उतना ही कहाँ कहाँ है, एंकल का प्रेशर देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला 2/2 हो या 3/3 हो तो ही आंसर 1 आ सकता है ना। तो ऊपर वाला बराबर होना चाहिए नीचे वाले के एक एक के आंसर आने के लिए, ठीक है। मतलब सेम होगा तो 1 आएगा ना, ठीक है। जबकि इन इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ABPI देखो 0.5 से लेके 0.9, यानी कि लेस देन 1 हो जाता है। और लेस देन 1 कोई भी चीज़ कब होगी, देखो जब लेस देन 1 उस वक्त होगी जब नीचे वाला जो न्यूमरेटर है ये बड़ा होगा, ठीक है ना, बड़ा होगा तो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह इन क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, फिर जो एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स और भी कम हो जाता है, और भी 0.5 से भी कम आ जाता है, ठीक है। याद रखो, अ वैल्यू ऑफ लेस देन 0.3 सजेस्ट इमिनेंट नेक्रोसिस, इसमें आपको इमिनेंट नेक्रोसिस होगी अगर 0.3 से कम हो तो।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो एंकल ब्रेकल प्रेशर इंडेक्स ये कितना इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है। ठीक है ना। तो हमने देख लिया आर्टीरियल पल्पेशन। असल में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि एक पेशेंट जब आपके पास आता है क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया के साथ, तो आपने क्या चीज़ देखनी है, तो तरस खाना है आपने। T for a temperature, A for atrophy, R for response to exercise, again दूसरे A for arterial palpation और S for skin changes। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्री चेंजेस। तो हमने देख लिया कि आर्टीरियल पल्पेशन हमने देख ली, इसमें हमने ABPI पढ़ा और ABPI की जो इम्पोर्टेंस है वो देखी। अब ए से हम दूसरा देखते हैं, इधर से हम लाइन में आएंगे। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं टेम्परेचर की क्या इसमें का क्या रोल होता है। देखो टेम्परेचर सीवियरली जो इस्कीमिक लिम्ब होता है ना, वो कोल्ड होता है, याद रखें आप। ठीक है ना। और बट कैन बी हॉट ड्यू टू रिएक्टिव हाइपेरीमिया। इसमें अगर रिएक्टिव हाइपेरीमिया है तो ये गर्म भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर नॉर्मली इस्कीमिक लिम्ब जो होता है, और ये बुक में सीवियरली इस्कीमिक लिम्ब की बात की गई है। ठीक है ना, ये सीवियरली इस्कीमिक लिम्ब, यानी एक इस्कीमिक लिम्ब अगर कल परसों इस्कीमिया शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, तो इट डजेंट मीन कि वो कोल्ड आएगा। ठीक है, सीवियरली इस्कीमिक लिम्ब कोल्ड होता है बट हॉट हो सकता है बिकॉज ऑफ रिएक्टिव हाइपेरीमिया। ये आपने जहन में रखना है। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज इन नॉर्मल पीपल। देखो जब एक्सरसाइज करते हैं तो जो पल्स रेट या हार्ट रेट बढ़ जाती है ना। लेकिन अगर तो याद रखो कि अगर तो पे आर्टीरियल इंसफिशेंसी है, ठीक है ना, कि आर्टीरियल इंसफिशेंसी है, तो एक्सरसाइज के बाद पल्स डिसअपियर हो जाती है या फिर ब्रूई भी अपीयर हो सकती है। तो बिल्कुल देखो, जब लास्ट टाइम ठीक है ना, जो एक बंदा आया था, उसके घर चोर आया था। जब चोर आया था तो वो मेरे पास आया। उसने कहा कि रात को जब चोर आया तो मैं चोर और मेरी फाइट हुई, तो किक मारी मैंने उसको, चोर को। ठीक है, चोर को किक मारी और किक पाँव से लगी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा था कि थोड़ी ब्रूई ब्रूई महसूस होती है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उसकी आर्टरी दब गई हो किसी बोन की इधर उधर की मूवमेंट की वजह से? तो ये भी हो सकता है, ये भी आप जहन में रखें। ठीक है। लेकिन ये तो खैर एक डिफरेंट केस है, डिफरेंट सिनेरियो है। मैं सोच रहा हूँ वैसे कि इस केस में भी आर्टीरियल इंसफिशिएंसी का कोई केस कोई मसला तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो हम आर्टीरियल इंसफिशिएंसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एक एक्सीडेंट फाइट के केस में थोड़ी होता है, ये तो एक ठीक है ना। पूरा आपको हमने बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लेग बन जाता है, उसके बाद ग्रेजुअल स्टेनोसिस वगैरह। ठीक है, लेकिन ये मैकेनिज़्म इस केस में भी हो सकता है, क्योंकि आर्टरी ऐसे आती है तो कोई भी बोन से नीचे टार्सल बोन्स जितने भी हो सकता है इसकी मूवमेंट्स हो, तो प्रेशर दब सकती है वो आर्टरी। ठीक है, उसकी वजह से भी देखो ब्रूइस महसूस हो सकती हैं और पल्स डिसअपियर हो सकती है आफ्टर एक्सरसाइज। तो हमने क्या कहा, आर्टीरियल इंसफिशेंसी में दोबारा पढ़ते हैं ताकि इससे कन्फ्यूजन ना हो। वो एक जो मैंने एग्जांपल दी है उसके साथ देखो, रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। नॉर्मल पीपल में अगर एक्सरसाइज करें तो पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है आफ्टर एक्सरसाइज, बट आर्टीरियल इंसफिशेंसी वाले पेशेंट्स में पल्स डिसअपियर हो जाती है या और ब्रूई अपीयर होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, तीसरी बात देखते हैं हम, एट्रोफी। देखो याद रखो, सीवियर डिग्री ऑफ इस्कीमिया जो होती है ना, इस्कीमिया अगर सीवियर हो तो इट कैन कॉज एट्रोफी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल ऑफ एन एरिया। एट्रोफी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल की एट्रोफी कराती है। हेयर यू ऑल्सो नो दैट मसल इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, सी, एट्रोफी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल, यहाँ पे एक पॉइंट आपको जहन में होना चाहिए कि मसल इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू। फिर हम देखते हैं इंटीग्यूमेंट्री चेंजेस। देखो इंटीग्यूमेंट्री चेंजेस, अगर क्रोनिक इस्कीमिया ऑफ द लिम्ब हो तो लॉस ऑफ हेयर हो सकता है। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, हेयर ओवर द डोर्सम ऑफ द टोस ये ख़त्म हो जाएंगे, हेयर ओवर द डोर्सम ऑफ द फुट ये ख़त्म हो जाएंगे।
क्यों ड्यू टू स्लोड केराटिन टर्नओवर, ठीक है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। साथ साथ थिकनिंग ऑफ द टोज शुरू होगी, थिकनिंग ऑफ द नेल्स हो सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओल्ड एज में पीपल, लोगों में देखो तो टोज और नेल्स की थिकनिंग हो जाती है, ठीक है ना। दैट इज मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ, मे बी मैं कह रहा हूँ, मे बी, ठीक है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोनिक इस्कीमिया, ठीक है। उस केस में हम क्या कहेंगे बोलते हुए कि दीज आर इंटीगुमेंट्री चेंजेस ऑफ क्रोनिक इस्कीमिया दैट इज बिकॉज ऑफ एज, ये कहेंगे ना, ठीक है ना। देखो स्लोड केराटिन टर्नओवर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सही है ना। नेक्स्ट टाइम वार्ड में जाकर तो उस पेशेंट एक पशीगा फॉर एग्जांपल थुलु नो रुखन तो वो इसलिए उसे वजह जे करा तो उसे वजह रहा के इंटीगुमेंट्री चेंजेस ऑफ द ड्यू टू क्रोनिक इस्कीमिया हंथे रहा, ठीक है। साथ ही साथ अगर थुलु नो रुहन तो ट्रके कि एज हेयर लॉस गहना तो एजी और फुट एजी ओ हेयर लॉस गहना वो चोको खींचुआ, ठीक है ना। अब इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से कराओगे, ठीक है ना, इन क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में। देखो सबसे पहले तो आप जनरल इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद डॉपलर करवाएंगे। जनरल इन्वेस्टिगेशंस में आपको पता है ना, सीवीसी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। डॉपलर करवाएंगे, उसके बाद डुप्लेक्स स्कैनिंग करवाएंगे। देखो दो चीज़ें हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड अलग है और डुप्लेक्स स्कैनिंग अलग है, ठीक है। फिर चौथे में सीटी एंजियोग्राफी कराएंगे, ठीक है ना। और ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन से कराएंगे। तो जनरल इन्वेस्टिगेशंस में हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना, टू एक्सक्लूड अनीमिया, टू एक्सक्लूड डायबिटीज़ मेलाइटस, टू एक्सक्लूड रेनल डिजीज़। इसी तरह वही वाली बात है, रेनल डिजीज़ के लिए सीरम यूरिया, क्रिएटिनिन, हीमोग्लोबिन सीबीसी करवाएंगे, ठीक है। HbA1c करवाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फास्टिंग FBS करवाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद लिपिड प्रोफाइल हम करवाएंगे डेफिनेटली। उसके बाद प्लेटलेट्स एंड कोआगुलेशन प्रोफाइल भी करवाएंगे, ठीक है। ECG एंड कार्डियक इको भी करवाएंगे, ये सारी चीज़ें तो जनरल इन्वेस्टिगेशंस में आती हैं। फिर कुछ आती हैं हमारे पास स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशंस फॉर डिटेक्टिंग आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। देखो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं इसमें वो हम आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। कौन कौन से हैं हमने पहले भी बताया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, जनरल इन्वेस्टिगेशंस हो गए वो मुख्तलिफ किस्म के, और उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जिसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, जिसमें डुप्लेक्स स्कैनिंग है, और जिसमें सीटी एंजियोग्राफी है, सीटी है, ठीक है। ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड। देखो हैंड हेल्ड होता है, ये हैंड हेल्ड डॉपलर जो होता है अल्ट्रासाउंड का, उसमें अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू असेस द ऑक्लूजन ऑफ आर्टीरियल डिजीज़, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखो रेडियोलॉजी की कॉल जब लिखते हैं डिपार्टमेंट में, उसमें भी हम ये लिख सकते हैं टू असेस द occlusion of arterial occlusive arterial disease, not occlusion of arterial disease, it is occlusive arterial disease, occlusive arterial disease हम लिख सकते हैं कॉल पे भी, ठीक है, ठीक है ना। देखो इसमें होता क्या है, ये जो अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है इसमें से एक वेव जाती है, ठीक है ना। इसमें से एक वेव जाती है और ये वेव जो होती है कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड सिग्नल वेव होती है। ये वेव जाती है, उसको टारगेट किया जाता है आर्टरी की तरफ, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद आर्टरी से जो वेव आती है ना, वेव टूवर्ड्स द प्रोब, इसमें फिर प्रोब के अंदर एक रिसीवर होता है, वो इस वेव को पिक कर लेता है, ठीक है ना। इसमें फिर ये क्या करता है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी चेंज आती है ना, देखो ये ऐसे ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो देखो वाकई फ्रीक्वेंसी चेंज है दोनों में, ठीक है ना। ये मैंने दिखाई है फ्रीक्वेंसी चेंज, तो इस फ्रीक्वेंसी चेंज को कन्वर्ट किया जाता है ऑडियो सिग्नल्स में, ठीक है, ठीक है। ऑडियो सिग्नल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। देखो याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द प्रेजेंस ऑफ डॉपलर सिग्नल्स
ठीक है ना, द प्रेजेंस ऑफ डॉपलर सिग्नल्स इट इंडिकेट्स मूविंग ब्लड, ठीक है, presence of Doppler signal indicates moving blood, but but it does not indicate that blood that is moving is sufficient or not to maintain the limb viability, ठीक है, ब्लड मूविंग ब्लड दिखाता तो है ये डॉपलर, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि ये जो ब्लड में मूव कर रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है, आया ये एनफ है कि नहीं इस लिम को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम ABPI की मदद से इसकी मदद लेते हैं, एंकल ब्रेकल प्रेशर इंडेक्स की मदद लेते हैं। दूसरा जो है वो डुप्लेक्स स्कैनिंग है, डुप्लेक्स स्कैनिंग, ठीक है, ठीक है। इस डुप्लेक्स स्कैनिंग में क्या करते हैं हम, बी मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड, याद है जो मोड्स होते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर, बी मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड इज़ कंबाइंड विद अ डॉपलर टू क्रिएट एन इमेज, ठीक है ना, टू क्रिएट इमेज ऑफ द वेसल एंड कलर कोडिंग, ठीक है ना, एक तो इमेज ऑफ द वेसल इससे नज़र आती है और दूसरी कलर कोडिंग हम कर सकते हैं। ये कलर कोडिंग किसके लिए कोडिंग होती है, ये फॉर ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो के लिए ये जो है कलर कोडिंग होती है। इन द एक्सपीरियंस हैंड्स, याद रखें, डुप्लेक्स स्कैन कुड बी हाईली एक्यूरेट, ये डुप्लेक्स स्कैनिंग जो होती है एक्सपीरियंस हैंड्स में हो तो ये हाईली एक्यूरेट हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसकी फिर लिमिटेशंस हैं, क्या हैं कि लिमिटेशंस हैं कि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, और क्योंकि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट का मतलब ये है कि ऑब्जर्व कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, ध्यान सही है, अच्छा, साथ में आई साइड भी ठीक है कि नहीं है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती हैं। और एओर्टो इलियक जो सेगमेंट होता है ना, एओर्टो इलियक AI सेगमेंट, इसको मैं AI सेगमेंट बोलता हूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज इन डुप्लेक्स स्कैनिंग, याद रखें, ठीक है। तीसरा जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है वो है CT एंजियोग्राफी। याद है हमने क्या कहा था, कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशन है जो कि ये मैंने आपको बताए थे इसकी लिस्ट, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हमने डॉपलर अल्ट्रासाउंड देखा, डुप्लेक्स स्कैनिंग देखी, और फिर अब हम देखेंगे CT एंजियोग्राफी, ठीक है। अच्छा, CT एंजियोग्राफी जो है देखें, ये CTEC बोलते हैं इसको, या फिर CTA बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है, बाहर जो भी आप बोलें। CT एंजियोग्राफी जो है इट शोज़ अ कंप्लीट रोड मैप, ठीक है, ये एक कंप्लीट रोड मैप दिखाती है हमें, जो कि एनाटॉमिकल रोड मैप होता है, किसका रोड मैप, ठीक है, आर्टीरियल सिस्टम का रोड मैप, ठीक है, वाह बहुत ज़बरदस्त CT एंजियोग्राफी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या कर रही है, एट द सेम टाइम ये रिप्लेस कर रही है इन्वेसिव एंजियोग्राफी को, ठीक है, ठीक है ना। देखो, जो एंजियोग्राफी है इन्वेसिव एंजियो, ये तो एक तो पहली बात ये है कि ये इन्वेसिव है, ठीक है। दूसरी क्या बात है, दूसरी ये कि इट इज़ ओनली इंडिकेटेड व्हेन इंटरवेंशन इज़, यानी कि थॉट डन, ठीक है, इंटरवेंशन होनी है, मतलब, ठीक है, ये वाली बात हो गई। और तीसरा ये कि इसमें क्या होता है, हम ये डाई यूज़ करते हैं, ठीक है, ये डाई होता है रेडियो ओपेक डाई होता है, और ये क्या होता है, ये रेडियो ओपेक डाई होता है। और फिर हम कैसे डालते हैं डाई को, थ्रू फेमोरल आर्टरी डालते हैं, और उसके फिर हम क्या करते हैं, रेडियोग्राफिक इमेजेस, कंटिन्यूस रेडियोग्राफिक इमेजेस, जिस तरह IVU नहीं होता वैसे हम इसके फेमोरल आर्टरी में डाई डाल के कंटिन्यूस रेडियोग्राफिक इमेजेस लेते हैं इन्वेसिव एंजियोग्राफी में, ठीक है ना। डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, DSA, ठीक है, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी जो होती है, ठीक है ना, ये डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी ये क्या करती है, सब्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किसको करती है, बोन को ये नज़र नहीं लाती, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू को ये ख़त्म करती है, और एक कंप्यूटर में एक डिजिटल इमेज क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेसल्स नज़र आएंगे आपको, बाकी वो जो बोन मसल ये वो सॉफ्ट टिश्यू ये आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो CT एंजियोग्राफी है ये आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रही है इन्वेसिव एंजियोग्राफी को, ठीक है ना।
ठीक है, अब देखो लोअर लिम्ब इस्कीमिया का ये क्या ट्रीटमेंट है। देखो इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है ना, और एक एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, ऑल द पेशेंट्स विद एथेरोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर डिजीज शुड बी स्ट्रांगली अर्ज्ड टू कंप्लाई विद द बेसिक मेडिकल थेरेपी। ठीक है ना, इसमें ठीक है ना, याद रखें बेसिक मेडिकल थेरेपी से पेशेंट को अटैच रखना है। ठीक है, ठीक है ना, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि स्मोकिंग से दूर रहे, और ये स्मोकिंग के एब्सोल्यूट दूर रहना है, इमीडिएट दूर रहना है और परमानेंट दूर रहना है। ठीक है ना, और याद रखो कि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। ठीक है ना, आपने याद रखना है। ठीक है, ये सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, अगर स्मोकिंग कंटिन्यू की जाए तो जो अदर ट्रीटमेंट्स होते हैं वो इनएफेक्टिव रह जाते हैं। ठीक है, जब वो इनएफेक्टिव रहते हैं तो डिज़ीज़ जो होती है, ठीक है, ठीक है ना, तो इनफेक्टिव जब होंगे तो क्या होगा, डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाएगी, लिम्ब लॉस हो सकता है और डेथ हो सकती है। यूजुअली कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ हो सकती है, और कब, विद इन फ्यू ईयर्स ये आपको मार सकती है स्मोकिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ठीक है ना, मैंने क्या कहा कि पहला जो बेसिक मेडिकल थेरेपी है उसमें आपने सेसेशन ऑफ स्मोकिंग का एडवाइस करना है, और ये एब्सोल्यूट, इमीडिएट और परमानेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, और याद रखो PI है, परमानेंट, इमीडिएट और एब्सोल्यूट। ठीक है, अगर स्मोकिंग कंटिन्यू करता है पेशेंट तो फिर क्या हो सकती है, अदर ट्रीटमेंट्स हम साथ जो करेंगे वो इनफेक्टिव हो जाएंगी और डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाएगी, या फिर लिम्ब लॉस का भी खतरा है और डेथ हो सकती है, यूजुअली फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स। और ये कब, विद इन फ्यू ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पेशेंट पूछे यार क्या कब तक, तो विद इन फ्यू ईयर्स की में पेशेंट को ये की जान ले सकती है। ठीक है ना, कंट्रोल करें आप हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। ठीक है ना, हाइपरटेंशन को आप कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। स्मोकिंग को कंट्रोल करें, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स आप लेते रहें। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू रिमेंबर दैट डॉक्टर, द गंजा डॉक्टर, जो लिपिगेट को लिपिगेटेड ट्रास ने लिपिगेटेड बुवा ट्रास लिपिगेट पर रेगवी तो फालिश ने भी थे रास्ता ही जी ना, बुवा फेवरेट डॉक्टर। ठीक है ना ने, तो लिपिड लोअरिंग एजेंट्स हम लेते हैं, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स भी हम लेते हैं। ठीक है, और फिर वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सुबह शाम बैठे रहते हैं, ठीक है, मेरे जैसे एक ही जगह पे, तो दिस इज़ नॉट गुड। ठीक है ना, वॉकिंग रेगुलरली विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेबिलिटी इज़ आइडियल। ठीक है, याद रखें ये बात लिखी है बुक में कि वॉकिंग रेगुलरली विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है ना, याद रखो, बट देयर इज़ नथिंग टू बी गेन फ्रॉम वॉकिंग इन पेन। ठीक है ना, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ओबेसिटी को आपने कम करना है, और फूड केयर को आपने बहुत उसमें ज़बरदस्त तरीके से रखना है। तो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट अगर इसके साथ पेशेंट एडियरेंट रहे या कंप्लायंट रहे तो क्या होता है कि इट आल्सो इंक्रीजेस वॉकिंग डिस्टेंस, डिक्रीजेस मोर्टेलिटी। ठीक है, एंड ऑल्सो इट डिक्रीजेस कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स। ठीक है ना, और याद रखो कि जो हम बाईपास सर्जरी करते हैं और एंडोवेस्कुलर जो सर्जरी करते हैं, ठीक है, ये आप उस वक्त तक ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सोचें जब पेशेंट बेसिक BMT जो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ एडेरेंट हो। ठीक है, पेशेंट की जो है बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट अगर एडेरेंट नहीं है तो आप ये सर्जरीज़ के बारे में ना सोचें। ठीक है ना, और याद रखो ये जो दो चीज़ें, डिसेबलिंग क्लॉडिकेशन हो पेशेंट को और एडेरेंट हो
बीएमटी के साथ, बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ, तो ही आप इन दोनों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, देखो मुख्तलिफ जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं सिगरेट पीना शुरू वो करते हैं और वो एडेयर नहीं होते जो बीएमटी के साथ। ठीक है, तो इनमें फिर आपको पता है कि वही वाली बात है कि हम फिर क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों सर्जरीज़ के बारे में हम नहीं सोचेंगे जब तक वो ये चीज़ें नहीं करते। और याद रखें, इंटरवेंशन अगर स्मोकिंग के साथ इंटरवेंशन की जाए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मोकिंग पेशेंट भी करता भी रहे, यानी कि बीएमटी के साथ ये वो एडहेरेंट ना रहे और साथ में आप इंटरवेंशन भी करें, तो इट इज़ ऑलवेज अनसक्सेसफुल। ठीक है, कामयाब नहीं होती है। ठीक है, ठीक है ना। दूसरी है एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट। देखो हमने क्या कहा था, हमने बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट कहा था, मेडिकल मैनेजमेंट और एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट कहा था ना। ट्रीटमेंट ऑफ लोअर लिम्ब के दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट और एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत बताया, अब एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है ना, एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट जो होती है, देखो इसके इंडिकेशंस क्या हैं। इसके इंडिकेशंस डिसेबलिंग क्लॉडिकेशन, ठीक है, और जो है क्रिटिकल लिम इस्कीमिया, ये दो इंडिकेशंस हैं एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट के। ठीक है, ठीक है। एंडोवेस्कुलर मैनेजमेंट में क्या क्या होता है शामिल, इसमें होती है, इसमें क्या करते हैं हम बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं विद और विदाउट स्टेंटिंग। ठीक है, बैलून एंजियोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बैलून एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, देखो फेमोरल आर्टरी को हम क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं पहले। और पंक्चर कैसे करते हैं, परक्यूटेनियस पंक्चर करते हैं। ठीक है ना, परक्यूटेनियस करते हैं और अंडर लोकल एनेस्थीसिया, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमोरल आर्टरी को हम लोकल एनेस्थीसिया में पंक्चर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, गाइडेड वायर जो है, गाइडेड वायर हम क्या करते हैं, गाइडेड वायर वो इंसर्ट करते हैं। गाइडेड वायर इंसर्ट कैसे करते हैं, थ्रू द स्टेनोसिस और अंडर फ्लोरोस्कोप ये इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो बैलून कैथेटर है ना, बैलून कैथेटर उसको इंसर्ट करते हैं। जब उसको इंसर्ट करते हैं, पहले हमने गाइड वायर इंसर्ट की, ठीक है, उसके बाद थ्रू द स्टेनोसिस अंडर फ्लोरोस्कोप। ठीक है, उसके बाद हम बैलून कैथेटर इंसर्ट करते हैं ओवर द गाइडेड वायर। ठीक है, और उसको पोजीशन करते हैं, कहाँ पोजीशन करते हैं, विद इन द लेयन। ठीक है, ठीक है ना। तो उसको पोजीशन करने के बाद हम क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं बैलून को अंडर हाई प्रेशर एंड फॉर 1 मिनट, अंडर हाई प्रेशर फॉर 1 मिनट एंड देन डिफ्लेट इट। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि एंजियोग्राफी के ज़रिए हम ये देखते हैं कि डायलेटेशन जो है वो सेटिस्फैक्टरी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है ना, अगर देखो इफ़ वेसल फेल्स टू स्टे डायलेटेड, हम फिर क्या करते हैं, स्टेंट को डाल देते हैं, स्टेंट डाल देते हैं उस जगह में। ठीक है, ठीक है ना। देखिए याद रखें कि जो बैलून एंजियोप्लास्टी है ये जो होती है, इट हैज़ प्रूवन सक्सेसफुल फॉर क्या, इलियक और फेमोरोपोप्लेटियल लेयंस, बट बिलो नी ये लेस सक्सेसफुल रहती है। ठीक है ना, यानी कि एंजियोप्लास्टी बिलो नी लेस सक्सेसफुल रहती है और एबव नी यानी कि इलियक एरिया वेसल्स और फेमोरोपोप्लेटियल लेयंस में ये सक्सेसफुल रही है। ठीक है, ठीक है। और ये जो लुमेन ये स्टेंट होता है जिसको हम डालते हैं डायलेटेशन पैटर्न रखने के लिए, ये इस मेटल का बना होता है, याद रखें, दिस इज मेड ऑफ मेटल। ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ऑप्शन है सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन की। ठीक है, सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन। देखो सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें सीवियर सिम्टम्स हो और जिनमें एंजियोप्लास्टी या तो फेल हुई हो या तो पॉसिबल नहीं हो, तो इस केस में हम सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन करते हैं। सर्जिकल रीवेस्कुलराइजेशन में इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास दो प्रोसीजर्स हैं, एंड आर्टरेक्टमी, ठीक है, और बाईपास प्रोसीजर्स। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, एंड आर्टरेक्टमी और बाईपास प्रोसीजर्स।
अच्छा, बाईपास प्रोसीजर्स की बात की जाए तो एक मिनट पहले एंड आर्टरेक्टमी देखते हैं, ठीक है। एंड आर्टरेक्टमी में क्या करते हैं हम, इट इज़ डायरेक्ट रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेक फ्रॉम एन आर्टीरियल सेगमेंट है, ठीक है। देखो ये आर्टरी है और ठीक है ना, और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेक है, तो यहाँ से ऐसे उठाने को हम क्या कहते हैं, एंडार्ट्रेक्टमी। इट इज़ बेस्ट अप्लाइड फॉर लार्ज कैलिबर वेसल्स में ये सही काम आती है। डेफिनेटली कैलिबर स्मॉल हो, छोटी छोटी वेसल्स में कहाँ आप एंडार्ट्रेक्टमी करते फिरोगे, ठीक है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरा क्या है, बाईपास प्रोसीजर्स। बाईपास प्रोसीजर्स में हमारे पास कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, एओर्टोफेमोरल बाईपास, ठीक है ना, और क्या है, एओर्टोफेमोरल बाईपास है, ठीक है ना। एओर्टोफेमोरल बाईपास की मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है इस बुक में अगर ये देखो एक्सिलरी आर्टरी है ऊपर, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी है। ये देखो, ये आपको पता है एब्डोमिनल एओर्टा जो L4 के लेवल पे आके कॉमन इलियक्स में, फिर इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक, इस तरफ इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक, ठीक है। ये देखें एओर्टोफेमोरल, यहाँ से हमने क्या किया, बाईपास किया, एओर्टा को लाके हमने क्या किया, या लाके फेमोरल आर्टरी में हमने डाल दिया, तो इसको हम एओर्टोफेमोरल बाईपास या फिर इसको एओर्टोफेमोरल ग्राफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए फेमोरोफेमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट, ठीक है ना, ये भी एक ग्राफ्ट है। इसमें क्या होता है, ये देखें, इस तरफ भी फेमोरल आर्टरी, इस तरफ भी फेमोरल आर्टरी, इस तरफ से क्रॉस ओवर करके दूसरी टांग पे लाने को फेमोरोफेमोरल क्रॉस ओवर बाईपास या फिर फेमोरोफेमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इलियोफेमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट। देखो यहाँ पे इलियोफेमोरल, ठीक है ना, ये क्या है, ये जो है ये इलियक आर्टरी है, ठीक है, ये भी इलियक आर्टरी है, कॉमन इलियक है, ठीक है। यहाँ से हम लाके फेमोरल में डालते हैं वेसल, तो हम इसको इलियोफेमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और फिर एक्सिलोफेमोरल होता है, एक एक्सिलोफेमोरल, एक्सिलरी आर्टरी से लेके फेमोरल में आने को एक्सिलोफेमोरल ग्राफ्ट कहते हैं। याद रखो, अगर इलियोफेमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट की बात की जाए तो ये डायग्राम थोड़ी गलत है। अगर इस साइड से क्रॉस ओवर नाम है ना इसका, देखो इलियोफेमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट है, ठीक है। तो हम इलियक, इस तरफ की इलियक आर्टरी से लेके ये क्रॉस ओवर इस तरह होगा, अपोजिट साइड की फेमोरल वेन में ले जाने को हम इलियोफेमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट कहेंगे, या फिर इसको क्रॉस ओवर कहेंगे ही नहीं। ये जो है ये क्रॉस ओवर नहीं है, इलियोफेमोरल ग्राफ्ट है। इसको ऐसे करेंगे तो ये इलियोफेमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है, ठीक है ना। तो ये बाईपास प्रोसीजर्स, देखो मैं आपको बाईपास प्रोसीजर्स के बारे में और डिटेल बताता हूँ। ये जो है ना, ये सारे के सारे ये एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन में हम ये यूज़ करते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो बाईपास प्रोसीजर्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इन एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन हम कुछ बाईपास प्रोसीजर्स करते हैं। इन ऑब्स्ट्रक्शन बिलो पोप्लिटियल आर्टरी, इसमें कुछ हम प्रोसीजर्स करते हैं। और फिर क्या करते हैं, इन सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड प्रोफंडा फेमोरिस ऑब्स्ट्रक्शन, इस पे हम डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं। एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन में मैंने आपको पहले डायग्राम के साथ दिखाया कि एओर्टो फीमोरल बाईपास करते हैं, और जब फीमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट लगाते हैं या क्रॉस ओवर बाईपास करते हैं। इलियोफीमोरल इफ ग्राफ्ट, ठीक है, इलियोफीमोरल क्रॉस ओवर ग्राफ्ट करते हैं, ये अच्छा एक्सिलोफीमोरल ग्राफ्ट करते हैं। तो ये सारे देखो फेमोरल से, फेमोरल के साथ एक्सिला लगाओ, फेमोरल के साथ इलियक आर्टरी लगाओ, फेमोरल के साथ दूसरी फेमोरल लगाओ, और उसके बाद क्या लगाओ, एओर्टो लगाओ, एओर्टो। इस तरह आपने याद रखना है। और ये हम कब करते हैं, याद रखें, एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन में। अच्छा, अब हम अगर बात करें सुपरफिशियल फीमोरल एंड प्रोफंडा फेमोरिस ऑब्स्ट्रक्शन में। प्रोफंडा फेमोरिस डीप ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी है, सुपरफिशियल फेमोरल एक सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। इनकी ऑब्स्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, फीमोरोपोप्लिटियल बाईपास ग्राफ्ट लगाते हैं। फीमोरो, इसमें देखो पोप्लिटियल आ रहा है बाईपास ग्राफ्ट, और प्रोफंडो प्लास्टी करते हैं इसमें, ठीक है, प्रोफंडो प्लास्टी, वेरी इंपॉर्टेंट और मज़े की बातें हैं ये, ठीक है ना। तो बाईपास प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो बिलो पोप्लिटियल आर्टरी हो तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस इस केस में फ्रूटफुल नहीं होते, ठीक है, याद रखें। बिलो पोप्लिटियल आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ऑपरेशंस फ्रूटफुल नहीं है। तो क्यों, क्योंकि स्मॉल डायमीटर होता है, ठीक है ना, और सब्सिक्वेंट पुअर फ्लो होती है इस जगह में, ठीक है।
ठीक है ना। जब स्मॉल डायमीटर हो और क्या हो, सब्सिक्वेंट पुअर फ्लो हो तो ये क्या होती है, ग्राफ्ट फेलियर हो जाती है। ये क्या कराती है, ग्राफ्ट फेलियर कराती है, इसीलिए ये फ्रूटफुल नहीं होते ये बाईपास प्रोसीजर से बिलोनी ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, इस केस में फिर हम एंजियोप्लास्टी के बारे में सोच सकते हैं, और वो भी इन सेलेक्टिव पेशेंट्स में, नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, ठीक है ना। देखिए, अगर हम ग्राफ्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, ग्राफ्ट की बात करें तो जो ऑटोजेनस जो ग्राफ्ट है सेफनेस वेन का, ठीक है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ऑटोजेनस सेफनेस वेन का ग्राफ्ट ये क्या करता है, बल्कि ये बेस्ट रिज़ल्ट देता है। ठीक है ना, और उसको फिर हम क्या करते हैं, ठीक है ना, इसको हम रिवर्स करके यूज़ कर सकते हैं, निकालने के बाद रिवर्स करके, या फिर इन सीटू रख के ही इसके वॉल्स को डैमेज करके हम ये ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये मैं किस सेफनेस वेन की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग सेफनेस वेन की। देखो, अगर लॉन्ग सेफनेस वेन अवेलेबल नहीं है दोनों साइड्स पे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट सेफनेस वेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑटोजेनस ग्राफ्ट के बारे में। ठीक है, याद रखो, इफ़ ग्रेट सेफनेस वेन एंड स्मॉल सेफनेस वेन्स आर नॉट अवेलेबल, फिर हम क्या करेंगे, हम प्रोस्थेटिक पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन ग्राफ्ट, प्रोस्थेटिक पीपी PPTFE PPTFE, ठीक है ना, ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हो सकता है, इसकी पेटेंसी है ना, वो है कम है एज़ कम्पेयर टू ऑटोजेनस ग्राफ्ट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है ना। तो ग्राफ्ट्स के बाद की जो बात है थोड़ी सी, वो भी आपने याद रखनी। यहाँ पे ABPI ZS से करेंगे, ठीक है ना, और 2.24.2.1 उसका रेथियस, तो ठीक है ना चैप्टर। ठीक है, सही ना, कमक सख्त रहे, दोबारा पढ़ो ही।